Hello, my dear students. Welcome to your math classes. I am your teacher Zafar sir. So today we have selected a very important topic, that is measures of central tendency. तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में आता है, जो हमारा एक चैप्टर होता है हमारे मैथमेटिक्स में, चाहे 8th में है, 9th में है या 10th में है। तो यहाँ पर हम इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानेंगे, थ्रू एग्जाम्पल हम इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे, और फिर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी, यानी ये यहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पहले जब हम किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले वो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ही की है, चाहे वो बार ग्राफ हो, हिस्टोग्राम हो, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो। तो वहाँ पर हम किसी भी डेटा को एनालाइज करके रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम बता सकें इस डेटा के बारे में कि यह हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, या इस डेटा में कौन सा वैल्यू ज़्यादा है या कौन सा वैल्यू कम है। लेकिन वहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो फिर उस रिप्रेजेंटेशन में भी हमें काफ़ी वक्त मतलब खर्च करना पड़ता है। इसलिए उस सारी इंफॉर्मेशन को बहुत कम वक्त में रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बनाए गए हैं। यानी ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किसी भी डेटा को एनालाइज करके रिप्रेजेंट करके एक सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा वैल्यू हम चूज़ करते हैं जिसको हम एवरेज कहते हैं। वो एवरेज हमें क्या बताता है, वो हमें उस पूरे डेटा के बारे में बताता है। तो हमें उस पूरे डेटा को एनालाइज करके सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट करना होता है, उस वैल्यू को हम एवरेज बोलते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ली है, यानी इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो भी यहाँ पर है, कितने हैं क्या है वो भी हम अब बात करेंगे। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। तो वो एग्जांपल देखिए अब क्या है। यहाँ पर टेस्ट हमने 5 टेस्ट लिए हैं 2 स्टूडेंट्स के, एक का नाम है असलम, दूसरे का नाम है जुनैद। तो उनके जो रेस्पेक्टिव मार्क्स आए हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो जो टेस्ट 1 है उसमें असलम को 10 मार्क्स आए हैं, लेकिन जुनैद को उसमें 4 मार्क्स ही आए हैं। इसलिए जो टेस्ट 2 है, यानी दूसरा एग्ज़ाम इसका जो था, असलम को उसमें 8 मार्क्स आए हैं और जुनैद को 7। इस तरह से तीसरे में असलम को 9, जुनैद को 10, चौथे में 8 और 10, अकॉर्डिंगली फिफ्थ में 7 और 10। अब यहाँ पर हम इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे, यानी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनके एवरेज मार्क्स निकाले। यानी असलम के एवरेज मार्क्स कितने हैं, यानी इसके ये टोटल 5 एग्ज़ाम थे, 5 टेस्ट थे, उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, फिर हमने उसकी एवरेज निकाली। वो देखिए अब यहाँ पे, अपॉन गेटिंग देयर टेस्ट कॉपीज बोथ ऑफ देम फाउंड देयर एवरेज मार्क्स एज फॉलोज। अब देखिए आप एवरेज मार्क्स इनकी क्या है। पहले हम असलम की देखेंगे। टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, 42 डिवाइड बाई 5, क्योंकि टोटल उसके 5 एग्जाम थे, 5 टेस्ट थे, तो उसकी एवरेज निकलती है 42/5, दैट्स 8.4। तो एवरेज मार्क्स जो असलम की है वो 8.4 निकलते हैं यहाँ पे। तो एवरेज कैसे हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम सारी ऑब्जर्वेशन को, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे हमारी एवरेज निकलती है, या इसको हम मीन बोलते हैं। तो वो 8.4 है किसकी, असलम की। अब इसके बाद हम जुनैद का देखते हैं, उसकी क्या है, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 41 है, डिवाइड बाई 5, दैट इज 8.2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असलम की परफॉर्मेंस जो है वो 8.4 है, वो ज़्यादा है किससे, जुनैद से, वो 8.2 ही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असलम की एवरेज मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे, जुनैद से। सो असलम हैज़ परफॉर्मड बेटर। लेकिन इस बात पर जुनैद जो है वो राज़ी नहीं होता है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम दूसरे तरीके से इस डेटा को एनालाइज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वो क्या करता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जुनैद डू नॉट एग्री। तो वो दूसरे तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए असलम के मार्क्स के 7, 8, 8, 9 और 10 असेंडिंग ऑर्डर में हमने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से जुनैद के मार्क्स को भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पे जुनैद क्या कहता है, क्योंकि वो उसने एग्री नहीं किया, उसने कहा कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसने यहाँ पे देखा कि जो मिडल वैल्यू जुनैद का है वो 10 है, लेकिन असलम का कितना है, 8 ही है। तो यहाँ पे जुनैद कहता है कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि जो मेरा मिडल वैल्यू है वो 10 है और असलम का सिर्फ 8 ही है।
तो आफ्टर अरेंजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर we find that the middle value of Junaid is 10 and of Aslam is 8. So Junaid said that he has performed better. लेकिन अब यहाँ पे असलम जो वो राजी नहीं होता है, उसने पहले कहा कि नहीं मेरी एवरेज परफॉर्मेंस जो वो अच्छी है। तो अब ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि नहीं अब हम इसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीसरा तरीका क्या है, वो यहाँ पर भी देखिए आप, जुनैद यहाँ पे कहता है कि नहीं मुझे 3 बार 10-10 मार्क्स आए हैं, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसी सेम डेटा को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे पहले हमने एवरेज निकाली, उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके एक मिडल वैल्यू लिया है, उसके बाद तीसरा तरीका जो है हमने यही देखा है कि ज़्यादा बार कौन सा मार्क्स आया है, असलम को या जुनैद को। तो यहाँ पर जुनैद के ही हैं 10 मार्क्स, वो 3 बार आए हैं, तो जुनैद कहता है कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस ही बेटर है। तो जो ये 3 तरीके हैं इसी सेम डेटा को रिप्रेजेंट करने के, ये हैं हमारे द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि वी हैव रिप्रेजेंट द सेम डेटा इन 3 डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज मीन और एवरेज, द सेकंड वन इज मीडियन एंड द थर्ड वन इज मोड। अब यहाँ पर फिर मैं थोड़ा रिपीट करूँगा। तो मीन में हमने क्या किया, मीन में हमने उसके इंडिविजुअल डेटा को ऐड किया, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, तो वो निकलता है मीन। उसके बाद मीडियन में हमने क्या किया, हमने उनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर डिसेंडिंग में भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो होता है हमारा मीडियन। उसके बाद मोड क्या होता है, मोड होता है वो वैल्यू जो ज़्यादा बार आया है, द वैल्यू दैट ऑकर्स मैक्सिमम टाइम, उसको हम बोलते हैं मीडियन मोड। अब यहाँ पर हमने इसको टेबल में लिखा है, यानी जो इन 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं असलम और जुनैद के, उन देखिए आप, मीन जो है वो असलम 8.2, जुनैद के 8.4, मीडियन जो है वो 10 है और 10 है, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, असलम के 8.4 है और जुनैद के 8.2 है। तो मोड जो है वो 10 है असलम का और जुनैद का भी 10 है। तो ये मैंने तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मीन, मीडियन एंड मोड। अब यहाँ पे देखिए आप डेली लाइफ में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या यूज़ करेंगे तो कहाँ पे क्या होता है, तो यूजेस ऑफ 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो कौन सा मेजर कहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके लिए आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हमने ये 3 किए हैं तो कभी मीडियन और मीन या मोड जो होता है, मीन, मीडियन और मोड, इनके वैल्यूज़ में थोड़ी डिफरेंस आती है। तो अब हमें देखना है कि डेली लाइफ में हमें कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है ताकि वो हमें एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे उस डेटा की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। मीन डेली लाइफ में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो ये रिसर्च में यूज़ होता है, एकेडमिक्स में यूज़ होता है, तो स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे कि रिसर्च में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यानी जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हम एक मीन वैल्यू निकालते हैं उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी जितनी भी चीज़ों के बारे में हम रिसर्च करते हैं, फिर हम एक सेंट्रल वैल्यू, एक मीन वैल्यू हम देखते हैं जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। तो रिसर्च में मैक्सिमम हम मीन यूज़ करते हैं। उसके बाद एकेडमिक्स में भी आप देखिए, जब भी हम किसी क्लास की, किसी स्कूल की रिज़ल्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं हम मीन मार्क्स बताएंगे। यानी आप देखिए बार बार हम कहते हैं चलो इस साल, कहते हैं कि इस साल जो क्लास 10th का रिज़ल्ट है वो 65% है या 72% है या कुछ है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हम वो एवरेज निकालते हैं। अब आपको मालूम होगा कि उस 72% में ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों के 72 मार्क्स पास, बहुत सारे फेल भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों की डिस्टिंक्शन आती है, लेकिन हम फिर एवरेज बोलते हैं कि मीन बोलते हैं कि इस साल जो रिज़ल्ट है इस क्लास का वो है ऐसे 60 है, 70 है या 80% है। इसी तरह से जब हम किसी भी क्लास में, सपोज अगर वहाँ पे 30 बच्चे हैं, हम उस टीचर को बोलते हैं कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है, वो कहता है कि मेरी क्लास की परफॉर्मेंस ये है। वो नहीं हमें एक एक करके बच्चों के मार्क्स बताएगा, वो क्या करेगा, वो एक एवरेज निकालेगा, मीन निकालेगा, वही मीन वो हमें बताता है, तो हमें पता चलता है कि इस क्लास की परफॉर्मेंस क्या है। तो एकेडमिक्स में हमेशा हम मीन का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में अगर हमें किसी प्लेयर की, किसी स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी एवरेज देखते हैं, हम उसकी मीन देखते हैं, यानी इसने कितने मैचेस खेले हैं, कितने पॉइंट्स इसने लिए हैं। सपोज अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, किसी बैट्समैन की, इसने कितने मैच खेले हैं, कितने रन्स बनाए, तो उसकी एवरेज क्या है, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, मीन क्या है। तो वहाँ पर हम स्पोर्ट्स में भी हम
का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम केसेस में। इसके बाद मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूजुअली हम इसको जब हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी डिस्कस करनी है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट कैडर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी की सैलरी कम होती है, किसी की मीडियन होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम उस सैलरी को डिस्कस करने के लिए मीडियन का यूज़ करते हैं, यानी हम उस सैलरी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिर जो मिडल वैल्यू आता है, हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी जो है वो इतनी है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है एवरेज में वो इतनी है। इसलिए हम वहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी को डिस्कस करने के लिए ज़्यादातर मीडियन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मीडियन जो है इट इज़ एन एक्सलेंट मेजर ऑफ द सेंटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा, यानी जो भी कोई हमें डेटा होता है उसका जो ग्रुप बनाते हैं उसका जो सेंट्रल वैल्यू होता है वो हमें मीडियन बताता है। तो उन केसेस में हम ज़्यादातर मीडियन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो थर्ड है मोड को हम ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब आप यहाँ पे देखिए, जो रेडीमेड गारमेंट्स है या शू इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मोड का। अब वो कैसे करते हैं, सपोज रेडीमेड गारमेंट जो इंडस्ट्री है उसको बनाना है, अब वो किस साइज़ के ज़्यादा सेट बनाते हैं, वो क्योंकि उनको किसी भी नंबर का ज़्यादा बनाना है तो वो क्या करते हैं, सपोज अगर अवेलेबल मार्केट में साइज़ है 6, सपोज अगर हम कहते हैं कि स्मॉल साइज़ है, उसके बाद मीडियम साइज़ आता है, उसके बाद लार्ज साइज़ आता है, उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आता है, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो लार्ज साइज़ बनाते हैं, मीडियम स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज को वो कम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिडल वैल्यू होता है, यानी जो ज़्यादा ये बनाते हैं, क्योंकि इनको यही साइज़ जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, इसलिए वहाँ पर मोड इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं जो मिडल वैल्यू वहाँ पे आता है। या शू इंडस्ट्री, यानी अगर हमें शूज़ बनाने हैं तो हम अक्सर जाकर देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि अगर हमें 6 नंबर का चाहिए, 7 नंबर का चाहिए, 8 नंबर का, 9 नंबर का भी अवेलेबल होता है, 10 का भी अवेलेबल होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में 7 या 8 नंबर का ही अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो ये ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है कि कोई भी चीज़ को हम मोड ही कहते हैं, इसलिए वहाँ पर जो शू इंडस्ट्री वाले हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में वो 7 नंबर और 8 नंबर के ही शूज़ ज़्यादा बनाते हैं। या स्मॉल साइज़ में अगर हम देखेंगे वहाँ पर वो 3 या 4 साइज़ के ज़्यादा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर साइजेस, तो वहाँ पर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मोड का। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस भी है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो हो वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि ये अगर हम मीन का इस्तेमाल करें, मीडियन का इस्तेमाल करें, मोड का इस्तेमाल करें, तो कभी कभी हमें ये लगता है कि नहीं जी ये ठीक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देता है। इसकी एक और एग्जांपल मैं दूंगा। सपोज़ अगर किसी क्लास में कोई बच्चा जो है उसने 0 मार्क्स लिए, हम एवरेज बताते हैं, मीन हमें बताना है, किसी बच्चे ने एवरेज उसने 0 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो उस बच्चे के 0 मार्क्स की वजह से जो ओवरऑल एवरेज है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो क्लास की परफॉर्मेंस ही 0 मतलब डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हम वहाँ पे कहते हैं कि नहीं जी हमें वहाँ पर अगर हम उस वक्त मीडियन का इस्तेमाल करें या मोड का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि सिचुएशन पे ये डिपेंड है, हम कहाँ पे मीन इस्तेमाल करें, कहाँ पे मीडियन, कहाँ पे मोड, ताकि हमें उस डेटा का एग्जैक्ट वैल्यू पता चले, यानी वो वैल्यू पता चले जो हमें उस डेटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे फिर वो मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो कुछ मैंने बताया इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस है। तो आज के लिए बस हम इतना ही है। तो हमने इन 3 चीज़ों के जिनको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड, इनको हम तीनों को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो ये क्योंकि एक एवरेज वैल्यू होता है जो हमें किसी भी डेटा को एनालाइज करके बताना होता है ताकि हम पूरे उस डेटा के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।